मेरा नाम है हैदर अली और मैं इस चैनल पे लॉ लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो LIS को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो पाए। और अगर आप मेरे लेक्चर्स फेसबुक पे सुनना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 9 तक को कवर कर लिया था। हम पढ़ रहे थे सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 को। तो सेक्शन 9 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। हम आज सेक्शन 10 से शुरू करने वाले हैं। सेक्शन 10 बात कर रहा है द ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिस बेरियर ऑफ ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के दौरान अगर किसी ऑफिस बेरियर को ट्रांसफ़र करना है तो फिर कैसे किया जाएगा या क्या होगा। सेव विद पीरियड परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार की परमिशन पहले ले ली गई तो फिर तो अलग बात है, पर अगर नहीं ली गई तो फिर क्या होगा। नो ऑफिस बेरियर ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शल बी ट्रांसफर्ड, डिस्चार्ज, dismissed or otherwise punished during the pendency of an application for registration of trade union with the registrar, provided that the trade union has notified the name of its office bearers to be employed to the employers in writing। अब यहाँ पे ये बात की गई कि ऑफिस बेरर जो होगा उसको अगर चेंज करना है, उसको अगर ट्रांसफ़र करना है, कोई नया ऑफिस बेरर लाना है, पहले ही एप्लीकेशन आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए गई हुई है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा। अगर तो आपने रजिस्ट्रार से परमिशन ले ली है, आपने बुनियादी अपनी बातें बता दी कि हम चेंज करना चाहते हैं, हमारे साथ ये मसाइल हैं, फिर तो ठीक है, रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन जो है परमिशन आपको दे दी है, फिर तो आप कर सकते हैं। पर अगर नहीं दी है आपको परमिशन और आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अभी पेंडिंग में है, तो उस केस में आप किसी भी ऑफिस बेरियर को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, उसको पनिश नहीं कर सकते उसके किसी एक्ट के लिए जब तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग में है। और उसमें एक प्रोविज़न दे दिया गया कि जो ट्रेड यूनियन है वो नेम जो होंगे ऑफिस बेरियर के वो अपने एम्प्लॉयर को भी राइटिंग में देगी कि ये हमारे ऑफिस बेरियर से। तो सेक्शन 10 ये बात कर रहा है। सेक्शन 11 बात कर रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। सर्टिफिकेट जो हम पढ़ चुके हैं पहले कि रजिस्ट्रार एप्लीकेशन मिलने के बाद अगर सेटिस्फाई है कि वो रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रही है तो फिर सर्टिफिकेट देगा रजिस्ट्रेशन का। तो उसी सर्टिफिकेट की बात सेक्शन 11 में की जा रही है कि द रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन अ ट्रेड यूनियन, the registrar on registering a trade union under section 9 shall issue a certificate of registration जो पहले बात की गई थी in the prescribed form which shall be the conclusive evidence that the trade union has duly registered under this act। अब जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है रजिस्ट्रार की जानिब से सेक्शन 9 में जो बात की गई थी कि रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन पूरी रिक्वायरमेंट्स के पूरा उतर रही है, रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट पूरे हैं, वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। अब वो सर्टिफिकेट जो इशू किया जा रहा है रजिस्ट्रार की जानिब से वो एक प्रिस्क्राइब मैनर में होगा, उसका जो मैनर बता दिया जाएगा रूल्स के अंदर कि ये मैनर है, आप इस मैनर में जो है सर्टिफिकेट जो है वो इशू करें। वो जब सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, मतलब फिर वो लीगल एंटिटी बन गई। आगे हम पढ़ेंगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है, कोई भी ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड होती है तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, तो फिर वो लीगल एंटिटी बन जाती है। अब सेक्शन 11 ये बात कर रहा है। सेक्शन 12 बात कर रहा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन शैल बी कैंसल्ड इफ द लेबर कोर्ट सो डायरेक्ट्स upon a complaint in the writing made by registrar that the trade union has। अब क्या होगा कि रजिस्ट्रार खुद से नहीं करेगा कैंसिल ट्रेड यूनियन को। क्लॉज जो है सब क्लॉज 2 में जो है बता दिया गया है कि सब सेक्शन 2 में सेक्शन 12 के बताया गया है कि रजिस्ट्रार भी कर सकता है। वो किन सूरतों में कर सकता है सब सेक्शन 2 में पढ़ेंगे। सब सेक्शन 1 में रजिस्ट्रार खुद नहीं करेगा, वो अप्लीकेशन देगा, जो है कंप्लेंट करेगा लेबर कोर्ट को राइटिंग में कि ट्रेड यूनियन में 2-3 जो ये मसाइल बताए गए हैं इनमें से जो भी होगा वो बताएगा लेबर कोड, और फिर लेबर कोड करेगी जो है उसकी जो है कैंसिलेशन, उस ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन। अब क्या क्या वो मसाइल होंगे। कॉन्ट्रीमेंट और हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द कॉन्ट्रीवेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स। अब ये एक्ट जो है
द सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 का, या इसके अंडर जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट ये ट्रेड यूनियन जो है उसके अगेंस्ट जा रही है। एक तो ये, या इसकी रजिस्ट्रेशन ही इसके अगेंस्ट हुई है। पहले किसी रजिस्ट्रार ने कर ली रजिस्ट्रेशन, अब कोई नया रजिस्ट्रार आया, वो कह रहा है कि इस एक्ट के अगेंस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, जो इसके एक्ट के प्रोविजंस को ही वो वॉलेट कर रही है उसकी रजिस्ट्रेशन। तो फिर वो लेबर कोड का एप्लीकेशन देगा, फिर लेबर कोड जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। दूसरा क्या, कॉन्ट्रीमेंट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो ट्रेड यूनियन का है उसकी वो खिलाफ वर्जी कर रही है, उसकी जो है खिलाफ जा रही है वो ट्रेड यूनियन, उस सूरत में एप्लीकेशन देगा। मेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एनी प्रोविजन विच इज इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट और द रूल, या कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कोई ऐसा कोई प्रोविजंस डाल दिए हैं, उन्होंने कोई ऐसे रूल्स बना लिए, रेगुलेशंस बना लिए, ऐसा कोई प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेड यूनियन ने डाल दिया है जो इस एक्ट के खिलाफ जा रहा है, इस एक्ट की वॉलेशन कर रहा है, द सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 की। तो इन 3 सूरतों में रजिस्ट्रार एप्लीकेशन देगा लेबर कोड को, फिर लेबर कोड कैंसिल कर देगी रजिस्ट्रेशन किसकी, ट्रेड यूनियन की। अब ये तो हो गया लेबर कोड करेगी, किसकी बुनियाद में कंप्लेंट देगा रजिस्ट्रार राइटिंग में, उस बुनियाद में लेबर कोड कैंसिल करेगी। इसका सबसेक्शन 2 बात करता है कि वेयर एनी पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 7 फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज or from being an office bearer of a trade union is elected as an office bearer of the registered trade union, the trade union shall be cancelled if labor court upon a complaint in writing made in this behalf by registrar so directs। अब कोई सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा शख्स जो हेनियस क्राइम में किसी में कमिट उसने किया है या कन्विक्ट है सेक्शन 70 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, तो वो शख्स अगर ऑफिस बेरर इलेक्ट कर लिया गया है तो फिर रजिस्ट्रार एप्लीकेशन देगा लेबर कोड को, फिर लेबर कोड उसको जो है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर सकती है ट्रेड यूनियन की। दूसरी सूरत ये हो गई। तीसरी सूरत क्या है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी कैंसल्ड बाय रजिस्ट्रार। पहले जो तो हमने प्रोविजंस पढ़ी थी उसमें क्या था कि लेबर कोड को रजिस्ट्रार कंप्लेंट दे रहा है राइटिंग में, उसकी बुनियाद पे लेबर कोड कर रही है कैंसिलेशन। सबसेक्शन 3 जो बात कर रहा है वो रजिस्ट्रार खुद कर रहा है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन शैल बी कैंसल बाय रजिस्ट्रार बाय गिविंग रीजंस फॉर सच कैंसलेशन इन राइटिंग if after holding an inquiry he finds that any trade union has dissolved itself or has ceased to exist। ट्रेड यूनियन खुद ही डिसॉल्व हो गई है, उनके मेंबर ही पूरे नहीं है, उनके मेंबर कम हो गए, एक तादाद मखसूस है, उस तादाद से कम हो गए, 1/5 चाहिए थी, आपकी 1/5 तादाद ही नहीं रही। अगर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है फिर क्या होगा, वो तो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर इंक्वायरी के बाद ये मालूम हो गया कि ये ट्रेड यूनियन खुद ही डिसॉल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उस सूरत में रजिस्ट्रार भी उसको कैंसिल कर सकता है। पर फिर वो लिखेगा रीजंस कि ये रीज़न था, मैंने देखा ये इंक्वायरी थी और इस इंक्वायरी की बुनियाद पे मैंने ये कैंसिल की है ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 12 ये कहता है। सेक्शन 13 बात करता है अपील अगेंस्ट कैंसिलेशन। अपील राइट होता है हर किसी का। तो अगर किसी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है और वो ट्रेड यूनियन समझती है कि हमारी रजिस्ट्रेशन सही कैंसिल नहीं की गई, मतलब कि वो ट्रेड यूनियन अपने आप को एग्रीव्ड समझती है, तो फिर क्या होगा, एनी ट्रेड यूनियन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय लेबर कोड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 may prefer an appeal to the tribunal within 30 days of the passing of such order। अब लेबर कोड ने उसकी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, किसकी एप्लीकेशन पे, रजिस्ट्रार की एप्लीकेशन पे, फिर क्या होगा 30 डेज के अंदर वो लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल की तरफ ट्रेड यूनियन जा सकती है। वो अगर अपने आप को एग्रीड समझती है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और हमारी जो रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, तो उस बुनियाद पे वो लेबर अपीलेट जो है लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकती है और वहाँ पे अपील फाइल कर सकती है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार ने कैंसिल कर दिया, सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रार अगर देखता है कि वो खुद ही डिसॉल्व हो गई है, ट्रेड यूनियन के मेंबर कम हो गए या कोई दूसरा मसला हो गया, वो खुद ही डिसॉल्व हो गई है ट्रेड यूनियन, उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी और ट्रेड यूनियन समझती है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम जो डिसॉल्व नहीं हुए हमें डिसॉल्व दिखा के जो है कैंसिल कर दी गई हमारी जो है रजिस्ट्रेशन, तो उसमें क्या होगा, वो लेबर कोड में अपील फाइल कर सकते हैं 30 डेज में अगर रजिस्ट्रार ने कैंसिल की। अगर लेबर कोड ने जो है कैंसिल की ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन, फिर लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में
या जहाँ पे जो वर्ड ट्राइब्यूनल सिर्फ यूज़ किया गया है वहाँ पे जो है 30 डेज के अंदर अपील फाइल की जाएगी। सेक्शन 14 बात कर रहा है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन की। आप इस सेक्शन को पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट as many persons as it consider necessary to be the registrar, and where it appoints more than one registrar shall specify in the notification the area within which each one of them shall exercise and perform the powers of functions under this act। मतलब कि जितने रजिस्ट्रार की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट यहाँ पे बात की गई तो मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो उतने ही रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है, और जब वो एक से ज़्यादा रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर रही है तो उनकी जुरिस्डिक्शन वाज़े कर दी जाएगी, उनके इख्तियारात को वाज़े कर दिया जाएगा, उनके फंक्शंस को वाज़े कर दिया जाएगा कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से इख्तियारात उनके पास हैं और कौन कौन से एरिया तक उनकी जुरिस्डिक्शन है, जो है कौन कौन से एरिया तक अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो उनके पास रजिस्टर हो सकती है। तो ये सेक्शन 14 हमें बता रहा है। सेक्शन 15 पावर एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार शैल हैविंग द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस। अब रजिस्ट्रार के पास ये पावर्स और ये फंक्शंस होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर दिस एक्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर फॉर द पर्पस। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि रजिस्ट्रार के पास ये एप्लीकेशन जा रही है, वो रिक्वायरमेंट्स को देख रहा है, वो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, तो उसका पहला काम तो ये होगा कि ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्टर रखेगा जिसमें वो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखेगा कि ये फला फला ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है मेरे पास। डिटर्मिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट। कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट को हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ के आए हैं, उसकी डिटर्मिनेशन भी जो है रजिस्ट्रार करेगा कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट है, उनको डिक्लेयर करना कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट है, उसकी हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ के आए। आगे हम जाके डिटेल भी इसकी पढ़ेंगे। टू लॉन्च और authorize any person to lodge complaints with the labor code for action including prosecution against the trade union employers, workers or other person for any alleged offense or any unfair labor practice or violation of any provisions of this act for expending the funds of the trade union in contravention of the provisions of its constitution। अब वो कंप्लेंट भी कर सकता है, कोई जो है प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए खुद भी कर सकता है या किसी को ऑथराइज भी कर सकता है कि वो कंप्लेंट करें जो है लेबर कोड में कि किसी ट्रेड यूनियन ने, एम्प्लॉयर ने, वर्कर ने जो है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर लिया है या कोई ऐसी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर ली है कमिट। सेक्शन 17 और 18 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बारे में हमें ज़्यादा वाज़ेह होगा। वो एम्प्लॉयर के पार्ट भी हो सकती है, एम्प्लॉई वर्कमैन के पार्ट भी हो सकती है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वो एक ऑफेंस होता है, तो वो अगर करते हैं तो वो कंप्लेन करेगा लेबर कोड को, खुद भी कर सकता है या जो है किसी को ऑथराइज भी कर सकता है कि वो जाके करे, या कोई ऐसा जो है प्रोविजंस जो उन्होंने जो है कोई वॉलेशन की है इस एक्ट की, किसी शख्स ने, एम्प्लॉयर ने हो गया या कोई वर्कमैन हो गया ट्रेड यूनियन का, उन्होंने, या कोई जो उनके फंड्स जो जमा होते हैं ट्रेड यूनियन के अंदर वो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्तेमाल किए हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में हद बता दी गई कि आप इस बुनियाद पे ये फंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने फंड्स किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिए, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रेड यूनियन वॉल्यूशन की, तो उसके लिए वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है या किसी को ऑथराइज कर सकता है कि वो कंप्लेंट फाइल करे ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट या किसी एम्प्लॉयर या वर्कमैन के अगेंस्ट। The determination of the question as to which of the trade union is in an establishment or group of establishment or an industry is entitled to be certified as the collective bargaining agent in relation to that establishment or group of establishments or industry। अब CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स ये वो होते हैं कि एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन हो गई या एक ही ट्रेड यूनियन है, तो वो जाके सब वर्कर्स जो होंगे उस इस्टेब्लिशमेंट में वो जाके अपने एम्प्लॉयर से बात करेगी कि इन वर्कर्स के ये राइट्स हैं, उनको ये राइट्स मिलने चाहिए। तो उस सूरत में उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट रजिस्ट्रार जो है वो डिक्लेयर करता है। उसकी अलग से इलेक्शन होती है, वो एक जो है आगे जाके इसकी डिटेल्स आएंगी, तो वो उसको डिटरमाइन करना, उनकी डिटर्मिनेशन करना, उनको जो है सर्टिफाइड करना कि आप कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है किसी भी ट्रेड यूनियन को, वो भी रजिस्ट्रार का पावर है या उसका फंक्शन हम कह सकते हैं। अब
to inspect the accounts and the record of the registered trade union or investigate or hold such inquiry in the affairs of the trade union as he deems fit, either by himself or through any officer subordinate to him, and authorize him in writing in this behalf. किसी भी ट्रेड यूनियन के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना, उनके रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के उनके फंड से यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या इन्वेस्टिगेट करना ट्रेड यूनियंस के अफेयर्स को, किसी को जिसको रजिस्ट्रार को लगता है कि इन अफेयर्स पे ट्रेड यूनियन के जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके फंड से ही नहीं हो रहे, ऑफिस भी रिलेक्ट सही हुआ नहीं हुआ है, तो इन सब केस में वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है खुद, या किसी को अथॉराइज भी कर सकता है जो उसका जो है सबऑर्डिनेट होगा उस जो रजिस्ट्रार का, उसको भी भेज सकता है राइटिंग में उसको अथॉराइज करके कि वो जाके इंस्पेक्शन वहाँ पे करे। अब सच अदर पावर्स एंड फंक्शन इसमें भी प्रिस्क्राइब, अगर गवर्नमेंट ने उसको कोई या इस एक्ट के अंदर अलग कोई और पावर्स मिले हैं या फंक्शंस मिले हैं या कोई और उसको पावर किसी और लॉ में मिले हुए हैं तो वो भी वो एक्सरसाइज करेगा। फिर उसका सब सेक्शन 2 बात कर रहा है कि गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अथॉराइज अ रजिस्ट्रार एक्सरसाइज फॉलोइंग पावर। अब पहले तो वो ऊपर बातें हो गई पूरी, अब ये स्पेशल ये जनरल ऑर्डर के जरिए गवर्नमेंट अलग से भी रजिस्ट्रार को जो है कर सकती है अथॉराइज। ऊपर वाली बातें उसको पावर यही एक्ट दे रहा है, पर नीचे जो ये सब सेक्शन 2 है इसके लिए गवर्नमेंट को अलग से जनरल या स्पेशल ऑर्डर जो है पास करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को अथॉराइज करने के लिए। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ सच से ट्रेड यूनियन एंड फेडरेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल सूबाई सतह पे कोई नीचे इस्टेब्लिशमेंट्स होगी, उनकी फेडरेशंस होगी, वो नहीं, सूबाई सतह पे जो फेडरेशंस होती हैं उनकी जो है ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करना जो है वो उनकी जो है पावर दी जा सकती है गवर्नमेंट की जानिब से उस रजिस्ट्रार को, या इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियंस को कि इस इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियंस ये हैं, इस इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियंस ये हैं, इंडस्ट्री वाइज जो है ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करना वो भी पावर गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रार को दे सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस विद इन द कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट। कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट्स के अंदर अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट कोई बना है तो उसके वो ट्रेड यूनियन का ऐसा नहीं होती, वो अलग जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट डिक्लेयर कर दी जाती है। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रार को ये पावर दे सकती है कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकती है ट्रेड यूनियंस की। डिटर्मिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स फ्रॉम अमंग्स द इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस और फेडरेशंस एट द प्रोविंशियल लेवल्स। अब प्रोविंशियल लेवल पे जो है फेडरेशन हैं उनमें से CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को जो है डिटरमाइन करना, उनकी डिटर्मिनेशन करना, या इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन में से CBA की डिटर्मिनेशन करना, या फेडरेशन की इंडस्ट्री वाइज फेडरेशंस की जो है डिटर्मिनेशन करना उनके CBA की, वो भी पावर दे सकती है गवर्नमेंट उस रजिस्ट्रार को। डिटर्मिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट फ्रॉम अमंग्स द ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड विद इन द कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट है एक, उसके अंदर जो ट्रेड यूनियंस हैं रजिस्टर्ड, उनमें से पहले तो पावर दी गई कि उनमें से अंदर आप ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर रहे हैं, वो भी पावर गवर्नमेंट देगी। उसके बाद वो पावर मिल गई तो फिर उसके बाद जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है उस जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट में, उसमें से CBA किसी एक ट्रेड यूनियन को कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट डिटरमाइन कर सकती है, डिटर्मिनेशन उसकी कर सकता है रजिस्ट्रार, वो भी पावर उसको गवर्नमेंट दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही, सेक्शन 15 तक हम कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सेक्शन 16 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।